हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 नवंबर को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इट्स टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ टचस्टोन ऑफ रिस्क। ये दोनों आर्टिकल हिंदू से लिए गए हैं। थर्ड आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रोइंग मोर फ्रॉम लेस। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और हमारा लास्ट है कंबाला कम्स टू बेंगलुरु, कंबाला रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इट्स टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के ऊपर, जो कि बहुत समय से पेंडिंग है और बहुत समय से न्यूज़ में है। 2024 मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो बिल्कुल इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आर्टिकल शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ 3 जुरिस्डिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन: ओरिजिनल, अपीलिएट एंड एडवाइजरी। पहला कौन सा जुरिस्डिक्शन है? ओरिजिनल। इसमें क्या होता है, जो भी केसेस होंगे वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर रखा गया है। हालांकि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। इसका मतलब बेसिकली जो फंडामेंटल राइट वायलेशन वाला जो इशू है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ज़रूर है सुप्रीम कोर्ट का, पर एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर हम एक्सक्लूसिव की बात करें तो अगर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो केवल कहाँ पर जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसमें आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अपीलिएट। जितने भी कोर्ट हैं उससे अपील करते हुए आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पेटिशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसे जजमेंट हो किसी भी कोर्ट के जो उसके अंदर आते हैं उनके अपील को वो कंसीडर कर सकता है, उनकी पेटिशन को वो कंसीडर कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जुरिस्डिक्शन डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। थर्ड हमारा क्या है? एडवाइजरी। एडवाइजरी अंडर आर्टिकल 143। ठीक, प्रेसिडेंट कुछ भी एडवाइस मांग सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये जो एडवाइस है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है। बहुत बार जो है सरकार, फॉर एग्जांपल 2G स्पेक्ट्रम केस में भी सरकार ने जो है इसी रास्ते को अपनाया था और यहाँ पर एडवाइस मांगी थी सुप्रीम कोर्ट की। जो रूलिंग होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं। तो बेसिकली ये 3 जुरिस्डिक्शन के बारे में हमने बात की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं। द कोर्ट सिट्स इन द बेंचेस ऑफ वेरिंग साइज एज डिटरमाइंड बाय द रजिस्ट्री ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज़ द मास्टर ऑफ रोस्टर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाते हैं। इसका मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कौन से जज की, कितने जज की बेंचेस बनेगी, किस पर्टिकुलर केस में कौन उसे लीड करेगा, इसलिए उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। ये मास्टर ऑफ रोस्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली 2-3 साल पहले काफ़ी न्यूज़ में भी था। नेक्स्ट बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिपिकली कंप्राइजेस 5, 7 और 9 जजेस हु डेलिब्रेट ऑन अ स्पेसिफिक इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। Article 145(3) of the Constitution provide for setting up of Constitution's bench. It says a minimum of 5 judges need to sit for deciding a case involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution or for hearing any reference under the Article 143 which deals with the power of President to consult the court. ठीक, तो आर्टिकल 143 में क्लियरली दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड अगर बेंचेस बनाई जाएगी तो उसमें मिनिमम 5 जजेस होना चाहिए, है ना। हमने पहले देख चुके हैं 5 जजेस, 7 जजेस, 9, इवन 11 और 13 जजेस। ठीक है, 13 जजेस वाला एक एग्जांपल
एक ही है, केशवनंद भारती, जिसमें 13 जजेस की बेंच बनाई गई थी 7-6 मेजॉरिटी से। बेसिक फीचर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है उसमें आया था। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें आपको होपफुली पता होगी। आगे बात करते हैं। टिपिकली द केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आर heard by division benches or full benches to examine a wide range of topics such as film prohibition oblique restriction or the charges that police commissioner abused his position. Under its very broad jurisdiction, the Supreme Court has entertained frivolous public interest litigation such as demand that passages be deleted from Quran or secularism बी रिमूव फ्रॉम द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो टिपिकली सुप्रीम कोर्ट जो है, डिवीजन बेंच का मतलब होता है 2 जज की बेंच होती है, और फुल बेंचेस का मतलब है 3 जज की बेंच। ठीक, तो मैक्सिमम केसेस इसी बेंच को बना करके रिजॉल्व किए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। मान लीजिए फिल्म को प्रोहिबिट करना है, रिस्ट्रिक्शन करना है, या पुलिस कमिश्नर के अगेंस्ट केस है, उसकी पावर एब्यूज़ करने का, ये सारी चीज़ें जो है 2 डिवीज़न बेंच और फुल जज बेंच, फुल बेंचेस जो बेसिकली 3 जज की होती है, ये सारी बेंचेस डिसाइड करती हैं। दैट इज़ वाई एट प्रेजेंट देयर आर 79,813 केसेस पेंडिंग बिफोर द 34 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. It is therefore understandable that there has been demand time and again for structural change in top court. Recently, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud announced his intent to create constitution benches of varied strength as permanent feature of the court. ठीक, इसलिए अभी जो है लगभग 80,000 केसेस पेंडिंग हैं 34 जजों के सामने। ठीक, 34 जजेस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनिशियली कितने थे, 7+1। जब देश आज़ाद हुआ था टोटल 8 जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाई गई। 2009 में जो है कितनी हो गई थी, 31। ठीक है, और अभी कितनी है, 34। ठीक, तो धीरे धीरे जजेस की संख्या बढ़ाई जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड बढ़ गई है उनकी। बहुत ज़्यादा केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर रहा है। पीआईएल होने के कारण भी बहुत ज़्यादा केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के बढ़ गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद से। तो रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपना इंटेंट शो किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को बनाया जाना चाहिए वेरिड स्ट्रेंथ की, जो कि परमानेंट फीचर होना चाहिए कोर्ट का। क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इतने सारी चीज़ों में जैसे कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के कारण बहुत सारी अपील आती है, उसके बाद एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के कारण एडवाइस पूछी जाती है। इन सारी चीज़ों में लगे रहने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन करने में या कॉन्स्टिट्यूशन इशू रिजॉल्व करने में जो सुप्रीम कोर्ट है वो असमर्थ हो रहा है, उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो है इस आर्टिकल में हम नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे अब। In the March 1984, the 10th Law Commission of the India proposed that the Supreme Court be split into 2 divisions, Constitution Division and Legal Division. ठीक, तो क्या था, जो 10th Law Commission बनाया गया था 1984 में, उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को 2 अलग अलग विभागों में डिवाइड कर सकते हैं, डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा कॉन्स्टिट्यूशन डिवीज़न जिसमें सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें क्या की जाएगी, इंटरप्रेट की जाएगी, और दूसरा होगा लीगल डिवीज़न। द प्रपोजल स्टेट दैट ओनली इशू पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वुड बी ब्रॉट टू द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न के पास सिर्फ वही सारे केसेस आएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने जैसे इश्यूज़ होंगे, अदरवाइज वो बाकी सारे काय में जाएंगे, लीगल डिवीज़न में जाएंगे। Reiterating this, the 11th Law Commission stated in 1988 that the dividing the Supreme Court into parts would make justice more widely available and would significantly decrease the fees that litigants have to pay. Basically 11th Law Commission में भी सिमिलर चीज़ को रिट्रेट किया गया था। कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने से जो जस्टिस होगी वो वाइडली अवेलेबल होगी और जो कॉस्ट है लिटिगेंट्स को पे करनी पड़ रही है वो भी कम हो जाएगी। इट वॉज रिपोर्टेड दैट द अपील इन द टॉप कोर्ट मोस्टली कंप्राइज मैटर फ्रॉम अ हाई कोर्ट दैट आर क्लोजर टू द सुप्रीम कोर्ट।
जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आसपास के हाई कोर्ट हैं वहीं से सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है, सुप्रीम कोर्ट में वहीं से केस आते हैं। बाकी अगर सदर्न रीजन की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट से आने वाले जो केसेस हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट। दिस इज अपील्स that is the appeal from the Punjab and Haryana High Court, Allahabad High Court and Delhi High Court form a major chunk of matter, whereas the court far away from the apex court had fewer appeal filed due to both difficulty in accessibility and cost। ठीक, तो यही बात जो मैंने अभी कही, जो साउथ के रहेंगे वहाँ से अपील करने में लोगों को इतने दूर दिल्ली आना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, लिटिगेंट्स कॉस्ट बढ़ेगी, रहने की कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रीज़न है कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं हो पा रही है सुप्रीम कोर्ट में। जो दूर दराज के हाई कोर्ट हैं, सिर्फ वहीं के हाई कोर्ट जो कि दिल्ली के आसपास के हैं, वहीं के हाई कोर्ट जो है अपील कर रहे हैं केसेस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। डिवीज़न करने के लिए एक और पॉइंट मिल जाएगा कि हमें क्यों डिवीज़न करने की ज़रूरत है। Earlier in Bihar Legal Support Society versus Chief Justice of India, Supreme Court stated that it was desirable to establish National Court of Appeal that would be entertain special leave petition. This would allow the Supreme Court to only entertain constitutional and public related question. ये जो केस दिया हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो CAPF एग्ज़ाम हो, आपको ये केस याद रखना होगा। बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि ये डिज़ायरेबल है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाया जाए, एक अलग कोर्ट बनाया जाए जिसमें सारे अपील से रिलेटेड केसेस को एंटरटेन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट केवल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को ही इंटरप्रेट करेगा, एंटरटेन करेगा, उसी से रिलेटेड केसेस लेगा। ये कब कहा गया था, 1986 वाले केस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आपको पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा। एज अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द कोर्ट मोर एक्सेसिबल, 229th Law Commission report recommended 4 regional benches to be located in Delhi, Chennai, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई टू हियर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। ठीक है, तो 229th लॉ कमीशन ने क्या कहा था कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए बेसिकली 4 रीजनल बेंचेस को बनाया जाए। कहाँ कहाँ होनी चाहिए, चेन्नई में होनी चाहिए, चेन्नई और हैदराबाद में से एक, कोलकाता में, मुंबई में और दिल्ली में। जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं जो कि अपील से रिलेटेड है, वो यहाँ पर रिजॉल्व होने चाहिए। By dividing the heavy backlog of non-constitutional cases among regional benches, the Supreme Court could deal with the constitutional issue and other cases of national importance on day-to-day बेसिस। तो बेसिकली अगर हम रीजनल केसेस में सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हम भेज देते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठी हुई है वो सारा फोकस किस पे कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे कर सकती है। ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस की जा रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे फोकस नहीं हो पा रहा है। 2018-19 में CAA का इशू पेंडिंग था, अभी तक के उसमें कोई वर्डिक्ट नहीं आई है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, जो 4-5 साल कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में 370 एब्रोगेशन का इशू था, अभी तक के इसमें कोई वर्डिक्ट नहीं आई है। तो अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस वाले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा बिजी है, इतना ज़्यादा दूसरे केसेस में बिजी है कि वो जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 130 की। ठीक, आर्टिकल, इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको आर्टिकल 130 को क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 130 यूज़ करना पड़ेगा या फिर इसे अमेंडमेंट भी करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है आर्टिकल 130, सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और एनी सच अदर प्लेसेस और प्लेस एज CJI विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड। ठीक, तो यह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा, शैल लिखा हुआ है, या फिर उन प्लेसेस में बैठा जा सकता है जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, किसके अप्रूवल से,
प्रेसिडेंट के। तो अप्रूवल किसका ज़रूरी है? प्रेसिडेंट का यहाँ पर ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास डिस्क्रिशन नहीं है, जैसे कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर होता है डिसाइड करने में कि किसको अपॉइंट करना है, वैसी सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। सरकार के बिना जो है ये डिसाइड नहीं हो सकता। अगर सरकार ऑन बोर्ड हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा और उसके लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं an overburden court. Today Supreme Court issue around 8 to 10 decisions each year through constitution benches of 5 or more judges. पूरे एक साल में सिर्फ 8 से 10 ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस डिसाइड कर पा रही है पूरे एक साल में। इट सर्व्स प्रिमिलरी एज एन अपील कोर्ट। बेसिकली अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट अपील कोर्ट बन चुका है। मेजरली जितनी भी अपीलें होती हैं, फॉर एग्जांपल बेल से रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट में ही रिजॉल्व हो रही है, क्योंकि नीचे के कोर्ट बेल ही नहीं देना चाहते, और ख़ासकर जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अपील कोर्ट ज़्यादा बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जगह। ओनली 4 ऑफ द 1263 decision issued in 2022 were issued by a constitution bench। ठीक है, तो केवल 4 डिसीजन हुए हैं इस साल की। अगर बात करें 2022 की बात करें, 1200 लगभग डिसीजन दिए हैं, उसमें से सिर्फ 4 डिसीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के द्वारा दिए गए हैं, जो कि एब्सोल्युटली बहुत ही लो नंबर है। The Supreme Court here matters between the center and the state as well as between 2 or more state, rule on civil and criminal appeals, provide legal and factual advice to President. Any person can immediately petition the Supreme Court if they consider their basic right has been infringed. The work of the Supreme Court could be split so that देयर इज़ अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को अभी जो उसका वर्क है उसको डिवाइड करने की ज़रूरत है। एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बना दी जाए और एक अलग से परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी जाए। इन दोनों में डिवीज़न हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो परमानेंट बेंचेस जो हमेशा साल भर काम करे, 5 जजेस की बेंच पूरे ईयरली, यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा कही गई है। दिस वुड एंश्योर ग्रेटर जुडिशियल स्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें क्या इंश्योर करेगी? जुडिशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगी, कंसिस्टेंसी इंश्योर करेगी। बाय एक्सप्लिसिटिंग डिस्टिंग्विशिंग केसेस फाइल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी फ्रॉम दोज फाइल्ड अंडर द अपीलेट एंड रिव्यू जुरिस्डिक्शन। Constitution bench V. Vasant Kumar versus High H.C. Bhatia is analyzing this issue and contemplating measure to protect a citizen basic rights to access the Supreme Court। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी, उसने इस सारी चीज़ों पे फोकस किया था और उसमें कहा था कि लोगों का बेसिक राइट जो है एक्सेस करना है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, PIL भी इसी के अंदर आई थी, लेकिन PIL के कारण बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। लेकिन PIL से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंस के सामने आ रहे हैं और लोगों का जो है जुडिशल एक्टिविज़म जो कहा जाता है, लोग जो गरीब से गरीब लोग हैं वहाँ तक जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहा है। उसी तरीके से ये जो आइडिया है ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वसंत कुमार वर्सेस HC भाटिया केस में जो है ये सारी चीज़ें इस पर फोकस किया गया था और उसमें देखा गया था कि किस तरीके से हम एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा सकें सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो रीजनल बेंचेस बनाएंगे तो भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो हमने बात की थी। अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस स्ट्रक्चरल गैप इन सुप्रीम कोर्ट बाय डेजिग्नेटिंग सेवरल ऑफ द कोर्ट अपील बेंचेस एज अ रीजनल बेंच। ठीक है, तो जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्ट्रक्चरल गैप को कम किया जा सके और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के। उनका कहना है कि इससे सिर्फ एडवोकेट को फ़ायदा होगा, ज़्यादा किसी को फ़ायदा होगा नहीं, और अल्टीमेटली बर्डन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आएगा। रीजनल बेंचेस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। रीजनल बेंच इज़ काइंड ऑफ हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट जैसे बना है वैसे ही रीजनल बेंच हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो बर्डन आना है वो किस पे आएगा? सुप्रीम कोर्ट पे। जैसे ट्राइब्यूनल बना दी गई थी, अल्टीमेटली सारा बर्डन हाई कोर्ट पे ही आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट पे। तो इससे कुछ हो नहीं रहा है, एक एक्स्ट्रा लेयर बन रही है, ये इसका क्रिटिसिज्म हो जाएगा। होपफुली आपको दोनों साइड समझ में आ गए होंगे। होपफुली ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नोट्स बना सकते हैं आप।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ टचस्टोन ऑफ रिस्क। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रेलेवेंट आर्टिकल है। मेंस में आप एग्जाम्पल की तरह इस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे यूज़ कर सकते हैं। रीसेंट जो ट्रेजिडी हुई है उसे यूज़ कर सकते हैं। क्या हुआ है, चारधाम प्रोजेक्ट के अंदर टनल बनाई जा रही थी फॉर वाइडनिंग ऑफ रोड। इसमें 41 एक टनल में 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर फंस गए हैं। 2 हफ्तों से इन्हें निकालने का अभियान जारी है, लेकिन अभी तक के ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, इसको आप कोट कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि हिमालय में चल रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों में, लैंडस्लाइड अगर आता है उसमें भी आप ये कोट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्रॉपर्टी और मैन दोनों की लाइफ जो है जा रही है, और उसमें ये एग्जांपल आपका एकदम एग्जैक्टली फिट बैठेगा। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, ये एग्जांपल याद करेंगे रखेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। Sunday went by, and while a day of rest for the many, it marked 2 weeks since 41 construction worker building a tunnel as part of ambitious road widening project got trapped inside। लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं इस संडे को। 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं, जो कि उस टनल को बना रहे थे और जो कि चारधाम प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जा रही थी। देयर इज़ अ मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन अंडर वे। When reports of the mishap first came in, nothing in the preliminary assessment by the state authority suggested that this would be such a drawn out and challenging exercise। जब शुरुआत में ये चीज़ें हुई तो किसी को लगा नहीं था, स्टेट अथॉरिटी को, कि इतना समय लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होते जा रहा है टाइम के साथ। The Silkyara Band Tunnel is a part of Chardham Pariyojana in Uttarakhand that aims to improve connectivity to the religious pilgrimage site of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath। ठीक, तो जो चार धाम है ये सारे छोटे चार धाम कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, चार धाम नहीं कहलाते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि चार धाम कौन कौन से हैं तो ये नहीं आएगा आंसर, इसे छोटा चार धाम कहा जाता है। क्या क्या है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ये आपको याद रखना है पॉइंट। चार धाम कौन से होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये चार जो है छोटे चार धाम है। इसकी कनेक्टिविटी, इसमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रिलीजियस पिलग्रमेज की को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आसानी से वो वहाँ जा सकें, ये वाइडनिंग ऑफ रोड प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था, जिसका नाम है चारधाम परियोजना। इसमें ही, इसी के अंदर में ही सिल्कियारा बैंड टनल बनाई जा रही थी। ठीक है, ये भी आपको वर्ड याद रखना है, यही आपको मेंशन करना है। सिल्कियारा बैंड टनल ट्रेजिडी लिख सकते हैं, जिसमें 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर फंस गए थे। द ट्रैप्ड वर्कर वर एक्सटेंडिंग नेशनल हाईवे 134 टू कट टाइम बाय एन आवर। ठीक है, तो जो ट्रैप वर्कर हैं वो क्या कर रहे थे, ये टनल बना रहे थे। इससे क्या होगा, नेशनल हाईवे में ये टनल बनाई जा रही थी 134 में। ठीक, ताकि जो एक्सटेंडेड टाइम है जो लग रहा है यहाँ पर पहुँचने का, वो 1 आवर लगभग कम हो सके। The entrapped worker and their families are undergoing extreme psychological stress. In hindsight, all this suggests that this was a project that ought not to be commenced in the first place। ठीक है, तो जो लोग फंसे हुए हैं, जो फैमिलीज़ हैं उनकी, उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है, और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अब, लेकिन इसे फर्स्ट प्लेस में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाना चाहिए था। चारधाम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो चारधाम प्रोजेक्ट ही है। 2016-17 में जो है इसे अनाउंस किया गया था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे फाइनली अप्रूव कर दिया कि इसे बनाया जाना चाहिए। और अप्रूव करने का कारण क्या था, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए बनाया जाना चाहिए ताकि बॉर्डर एरियाज़ में मोबिलाइजेशन करना आसान हो सके, और मोबिलाइजेशन तभी आसान हो सकता है जब जो रोड होंगी वो चौड़ी होगी। तो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया था। ठीक, आगे बात करते हैं। द एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट एंड लोकल रेसिडेंट हैज़ रेज कंसर्न अबाउट द चारधाम प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोगों ने, है ना, मना किया था, कंसर्न रेज किया था। द प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व वाइडनिंग 900 किलोमीटर ऑफ रोड वाया टनल, कलवर्ट्स, बाईपासेस एंड ब्रिजेस हैज़ बीन लॉन्ग क्रिटिसाइज्ड
because it involves caving through Himalaya mountains in ways that greatly increase the chances of landslide and associated disaster। तो ये बेसिकली जो परियोजना थी वो 900 किलोमीटर की रोड को वाइडन करने की परियोजना थी। ठीक है, वाइडनिंग की जा रही थी रोड को, और कितनी किलोमीटर की रोड को वाइडन की जा रही थी? 900 किलोमीटर की। बहुत सारी टनल्स बनाए जा रहे थे, ब्रिजेस बनाए जा रहे थे, बाईपास बनाए जा रहे थे। इसे क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया? क्योंकि इसे हिमालय माउंटेन के को काट करके बनाने थे, और इससे होना क्या था? इससे चांसेस बढ़ जाते हैं लैंडस्लाइड के। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट ऐसे बनाए जाते हैं तो पहाड़ों को तोड़ा जाता है, काटा जाता है, और पहाड़ तोड़े और काटे जाने से ऑब्वियस है कि जो ज़मीन होगी वो हिलेगी। जो स्थिर थी पहले वो हो सकता है लूजली हेल्ड हो जाए, और थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस में लैंडस्लाइड की संभावनाएं बढ़ जाए। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज़ किया गया था। डिज़ास्टर बढ़ने के लिए, डिज़ास्टर बढ़ सकता है इससे, और लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वाइल द प्रोजेक्ट वॉज फाइनली अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, द गवर्नमेंट अडॉप्ट अनयूजुअल मेजर ऑफ अवॉइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट बाय ब्रेकिंग इट अप इनटू स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट वेंचर्स। सरकार ने क्या किया? 900 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था, इसको कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट में डिवाइड कर दिया, 30 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, छोटे छोटे वेंचर्स में। EIA के अंदर क्या होता है? अगर 100 किलोमीटर से बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको EIA करवाना कंपलसरी होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना कंपलसरी होता है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने अनयूजुअल अप्रोच अपनाई और बहुत सारे प्रोजेक्ट को 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब EIA की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब EIA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब क्या है? इन लोगों ने बेसिकली रिस्क असेसमेंट किया ही नहीं, वे किया नहीं कि कितना लोगों को फ़ायदा होगा, क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी वाइडनिंग रोड से, कितना नेशनल सेफ्टी बनी रहेगी, और क्या रिस्क होगी लोगों के लिए। अब जब ये वे ही नहीं किया, EIA के थ्रू हम क्या करते हैं? जितनी भी चीज़ें होती है उसे असेस करते हैं, सोशो इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है EIA के अंदर, और उसको कैसे कम किया जाए, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको कैसे कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, ये सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद ही जो है ये प्रोजेक्ट को ग्रीन झंडी दी जाती है। यही EIA में होता है। लेकिन सरकार ने ये सब किया ही नहीं, क्योंकि सरकार ने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, कंपलसरी EIA लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन तेज़ करने के लिए ये सब सारी चीज़ें की गई। EIA तो सरकार तब भी ले सकती थी, EIA करती तो क्या होता? थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती। कॉस्ट भी बचाने के लिए सरकार ने इस तरीके की चीज़ें की। ठीक, तो ये चीज़ें आगे के लिए एक एग्जाम्पल है, सरकार के लिए एक सीख है कि इस तरीके के खासकर हिमालय इकोसिस्टम में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जाए तो प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। यही बेसिकली हमारा क्या था? आर्टिकल था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रोइंग मोर फ्रॉम लेस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, GS3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग मोर फ्रॉम लेस की बात कर रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहा है। ज़मीन का टुकड़ा अभी भी उतना ही है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनपुट उतना ही है और जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रोइंग मोर फ्रॉम लेस। पहले क्या होता था? 1950 से 1965 के आसपास जो फिलॉसफी थी वो क्या थी? आउटपुट बढ़ेगा, एक्सपांशन बढ़ेगा। तो ठीक, मोर इनपुट मोर आउटपुट। अभी क्या हो गया है? लेस इनपुट मोर आउटपुट। तो ये फिलॉसफी लेस इनपुट मोर आउटपुट के पीछे रीज़न क्या है? 4 फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन। ये चारों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे क्या है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में 4 इकोनॉमी के हिसाब से, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, वाटर, लेबर एंड एनर्जी। और उसी तरीके से 4 फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी समझेंगे चीज़ों को। पहला है जेनेटिक्स। पहला फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अबाउट सीड एंड प्लांट ब्रीडिंग। देयर वुड हैव बीन नो ग्रीन रिवॉल्यूशन विदाउट द हाई यील्डिंग wheat and rice variety that Norman Borlaug
Henry Beecher, Gurdev Singh Khush and other scientists breed. This variety incorporated dwarfing genes that reduce the height of plant. ठीक, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ने क्या किया, HYV, ठीक, HYV क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी। थ्रू जेनेटिक्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डेवलप किया गया और फिर उसे इंट्रोड्यूस किया गया और इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। जनरली प्लांट्स की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। प्लांट्स की हाइट बड़े होने के कारण क्या है, जो लीव्स है वो सारा का सारा पानी जितना भी इसे दिया जाता था वो सारा पानी किसको मिलता था, जितना भी न्यूट्रिशन है वो किसको मिलता था, लीव्स को मिलता था, फ्रूट्स को नहीं मिल पाता था। इसलिए जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम होता था। जो भी मैन्योर्स यूज़ किए जाते थे, NPK जो भी जाता था इसके अंदर वो सारा का सारा किसे मिलता था, प्लांट्स को मिलता था, लीव्स को मिलता था, स्टेम को मिलता था, लेकिन फ्रूट को इतना नहीं मिलता था, इसलिए प्रोडक्शन कम होता था। तो बेसिकली HYV सीड डेवलप करने में क्या किया गया, जो डॉर्फिंग जीन्स हैं, डॉर्फ मतलब छोटा होता है, इस जीन्स को इनकॉर्पोरेट किया गया क्रॉप्स में, प्लांट्स में। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अब छोटे होने लगे। अब जो पानी था वो सारा का सारा, जितना न्यूट्रिशन था, जितना फूड था, वो किसको मिलने लगा, फ्रूट्स को, क्रॉप्स को। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, तो पहला जो है जेनेटिक्स का एग्जांपल आपको समझ में आ गया। इसमें आप BT कॉटन वाली टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, BT कॉटन बेसिकली इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है डायरेक्टली क्रॉप प्रोटेक्शन भी जो है कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्रॉप न्यूट्रिशन। क्रॉप न्यूट्रिशन में अगर बात करें तो इनिशियली या फिर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में जो भी मैन्योर होता था उसे यूज़ किया जाता था। मैन्योर की अगर बात करेंगे या फार्म रेसिड्यू की बात करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, 0.5, फॉस्फोरस का 0.2, पोटेशियम का 0.5% के ऑन एवरेज। तो ये जो है जनरली NPK का परसेंटेज होता है मैन्योर में। फिर क्या किया गया, रिवॉल्यूशन आया क्रॉप न्यूट्रिशन में और केमिकल फर्टिलाइज़र डेवलप करना शुरू हो गया जिसमें NPK कंटेंट बहुत हाई है। यूरिया की बात करें 46% नाइट्रोजन है। ठीक है, DAP की बात करोगे 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फेरस, और पोटाश की बात करते हैं तो 60% जो है जो म्यूरिएट ऑफ पोटाश है, ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, उसमें 60% क्या है, K। तो NPK अब डायरेक्टली दिया जाने लगा। ठीक, तो पहले क्या होता था, बहुत सारे जो किसान हैं उनको मैन्योर के लिए, बहुत सारे किसानों को मैन्योर के लिए एनिमल को रखना पड़ता था, रीडिंग ऑफ एनिमल करना पड़ता था, लाइव स्टॉक रखने पड़ते थे। अब उन्हें ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो मैनुअल लेबर लगता था वो सारी चीज़ें अब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली एक बोरी उठा के लाओ यूरिया की और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली जो दूसरा है वो हमारा क्रॉप न्यूट्रिशन हो गया। जो फर्टिलाइज़र थे वो अब उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ने से, है ना, NPK का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ने से ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक, इससे क्या हो रहा है, इनपुट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो हम एक्सपांशन करते थे कल्टीवेशन का उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ फर्टिलाइज़र का यूज़ करके ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन। जो टेक्नोलॉजी आई क्रॉप प्रोटेक्शन में वो क्या थी, प्लांट्स को डिफेंड करना था इंसेक्ट से, पैथोजन से, वायरस से, बैक्टीरिया से, वीड्स से। वीड्स मतलब जो घास उग जाती है ना, जो छोटी छोटी घास बाजू में रहती है, वो कंपटीशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसको, फूड और सनलाइट के लिए कंपटीशन, जो हमारी मेन क्रॉप है उसके लिए करती है क्रिएट। इसलिए वीड्स को, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, घास होती हैं आसपास के, उसको हाथ से उखाड़ा जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता था। अब जो है डायरेक्टली पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स आ गए हैं। आप सिर्फ छिड़काव करो मशीन से और सारे के सारे जो भी पैथोजेंस होते हैं वो मर जाते हैं इन सारी चीज़ों से। उससे हमारी जो यील्ड है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो हमारा लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वो देख लेते हैं। मैकेनाइजेशन एंड अदर एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन। पहले बुलक कार्ट का यूज़ किया जाता था टिलिंग के लिए, अब ट्रैक्टर का यूज़ किया जा रहा है। अब आसानी से जो है टिलिंग हो जाती है। ठीक है, ट्रैक्टर से डीप टिलिंग हो जाती है। मैनुअल लेबर नहीं करना पड़ता इतना।
ठीक है। एक ट्रैक्टर का यूज़ करो और डीप टिलिंग होने से आसानी से एरेशन मिल जाता है, एयर मिल जाती है, सीड जर्मिनेशन में आसानी होती है, इसलिए ये टिलिंग की जाती है ताकि सॉइल को लूज़ किया जा सके। ठीक है, जो हार्ड लेयर्स हैं सॉइल की उसको ब्रेक किया जा सके, पानी आसानी से सीड्स को मिल सके, सीड आसानी से जर्मिनेट हो सके, जर्मिनेशन मतलब फूटना है ना, स्प्राउटिंग आना उसमें, ये सारी चीज़ें आसानी से हो और ताकि प्रोडक्शन हो सके जो प्लांट हमने लगाया है, ये सारी चीज़ें की जाती है। एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन को अगर एक्सटेंड करें तो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ में भी यूज़ हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन में यूज़ हो रहा है, लेज़र एंड लैंड लेवलर्स को भी एक्सटेंडेड एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया जा सकता है। लेज़र लैंड लेवलर क्या करते हैं, विच हेल्प इन यूनिफॉर्म प्लेसमेंट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइज़र। ठीक, तो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि यूनिफॉर्म प्लेसमेंट हो, किसका, सीड्स का, फर्टिलाइज़र का, ताकि बराबर दूरी पे सारी चीज़ें गिरे। ठीक है, उसमें भी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की जा रही हैं। ये हमारा फोर्थ टेक्नोलॉजी, फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट गेम चेंजर क्या है, नेक्स्ट गेम चेंजर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेइंग फर्टिलाइज़र के लिए। ठीक, सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं जो भी वेदर है उसको पहले से समझने के लिए। ठीक, तो ये हमारी नेक्स्ट गेम चेंजर हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी हो जाएगी। मोर प्रोडक्टिविटी आउटपुट, तो बेसिकली फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने शिफ्ट कर दिया है एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन को। ठीक है, उससे इनपुट जो है कम हो गया है और आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो पहले क्या था, अगर प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा था तो हमने इस तरीके से कर दिया है, अब इनपुट, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। ये टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्शन कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया, पहले आउटपुट इतना हो रहा था, अब सिमिलर इनपुट में आउटपुट कितना हो रहा है, इतना, इतना आउटपुट टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ गया है। ठीक है, अगर इसका डेटा से हम जस्टिफाई करें तो द इफेक्ट कैन बी सीन फ्रॉम अ नेट सोन एरिया इन इंडिया राइजिंग बाय जस्ट 3.3% फ्रॉम 135 लाख हेक्टेयर टू 139 बिटवीन 1961, 62 एंड 1930, है ना। 3% केवल लैंड बढ़ी है 1962 से, और जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा था। और अगर बात करें 1951 से 61, 62 में तो 14% जो है कल्टीवेशन सोन एरिया, नेट सोन एरिया बढ़ाया गया। ठीक है, कल्टीवेटेड एरिया बढ़ाया गया। तो समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी के आने से हम लोग पूरी तरीके से शिफ्ट कर गए, किस में शिफ्ट कर गए कि मोर क्रॉप पर एकड़, पर फार्म हैंड और पर ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक, इसमें हम पूरी तरीके से शिफ्ट कर गए, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और ये डेटा को भी आप लिख लो, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने जीएस आंसर में। हमारा लास्ट आर्टिकल है कंबाला कम्स टू बेंगलुरु, हाउ बफेलो रेस पॉपुलरिटी आउटरन बैंस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, कंबाला रेस के बारे में है। ये आपको प्री पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। बेसिकली कंबाला है क्या, इसको हमें बस समझना है, इसके अलावा आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इट इज़ अ फोक स्पोर्ट प्रैक्टिस इन कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट स्पेशली इन रीजन्स वेयर टुलू स्पीकर फॉर्म अ मेजॉरिटी। ठीक, तो ये बेसिकली कंबाला अगर आपको पूछा जाता है कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कर्नाटका से। कर्नाटका में किस रीजन से, कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में भी कहाँ पर, जहाँ पर टुलू बोलने वाले स्पीकर्स, टुलू स्पीकर जो कि कर्नाटका की लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, कन्नड़ के बाद जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग हैं वो कौन है, टुलू पीपल हैं। ठीक, तो वो लैंग्वेज बोलने वाले एरिया में, कोस्टल एरिया में कंबाला रेस प्रैक्टिस की जाती है और बहुत कई दशकों से, हज़ारों सालों से इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। In past, races were hosted by various family and groups in the sludgy fields in the days after paddy was harvested. अगर आपको कंबाला रेस, ये फ़ोटो तो आप देख ही रहे हैं, अगर आपने एक मूवी आई थी कंतारा उसको देखा होगा तो उसमें जो सीन्स, पहला सीन जो शुरू होता है वो कंबाला रेस से ही शुरू होता है। मोर रिसेंटली वेरियस कंबाला समिति और ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हैव कम अप विच होस्ट वीकली इवेंट्स फ्रॉम एंड ऑफ नवंबर टिल द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल अक्रॉस दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो नवंबर से लेके अप्रैल तक के कंबाला रेस जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से। पहला पॉइंट क्या है, कहाँ होती है, दूसरा पॉइंट क्या है
कि कब से कब के बीच में होती है, ठीक है। और ये तो आपको फोटो दिख ही रही है, समझ में आ रहा होगा। कम्बाला इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर मैनी फैमिली स्पेशली फ्रॉम बंट कम्युनिटी इन द कोस्टल एरिया, ठीक है। तो जो बंट कम्युनिटी है उनके लिए प्रेस्टीज का सवाल है। पेयर ऑफ बफेलोज आर ग्रूम्ड बाय देम राउंड द ईयर इन द होप ऑफ विनिंग एन कम्बाला इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पेयर ऑफ जो बफेलोज होते हैं उनको ग्रूम किया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली कम्बाला के बारे में हो गया। दूसरा आपको जलीकट्टू पता है, जलीकट्टू इज़ एसोसिएटेड, आपको क्वेश्चन प्री में कैसे आ सकता है, कम्बाला, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। दूसरा आपको आ सकता है जलीकट्टू, यहाँ पर दे दिया जाएगा कोस्टल कर्नाटका। तीसरा आपको पूछ सकता है कॉक फाइट, हैन फाइट, ठीक है, वो किस एरिया में होता है, आंध्र प्रदेश। अब आपको पूछेंगे ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3, इस तरह का प्री में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कम्बाला जलीकट्टू जैसी कल्चरल प्रैक्टिसेस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें 5 जज की बेंच बनाई गई थी, उसने इस प्रैक्टिसेस को बैन लगा दिया था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी और इसे बैन कर दिया गया था। हालांकि इसे रिवर्स कर दिया गया 2016 में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया और सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा कि ये प्रैक्टिसेस बहुत समय से चल रही हैं, इसलिए इनको एग्जम्पशन दिया जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अमेंडमेंट लाए प्रोविजन में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट में, जिसमें एग्जम्पशन प्रोवाइड किया इस इवेंट्स के लिए, जलीकट्टू और कम्बाला के लिए। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।